तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कई सारे इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखा था। बैलेंस करना आप लोग को आ गया? कोई डाउट है बैलेंस करने में? नहीं है? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम लोगों का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है कि जब कोई दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? जब कोई दो सब्सटेंस कंबाइन होंगे और कोई एक सब्सटेंस बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और वाटर बनाया, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक सब्सटेंस टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। कोई एक सब्सटेंस टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, जब उसको हम हीट देते हैं क्या देते हैं? तो CaO और CO2 में ब्रेक हो जाता है। CaO और CO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरह के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कई और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चार तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और वो इंपॉर्टेंट भी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका नंबर आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, बाहर नहीं कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, वो क्या करेगा? कम ताकतवर वाले को उसके जगह से हटा देगा और जहां कहेगा कि तुम यहाँ हो तो वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है। जब मैं समझाऊंगा तब आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद हम लोगों के पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन को कंबाइन करके बनता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके बनता है, ठीक है ना? तो वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है ना? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप? कौन कौन से? बैलेंस और अनबैलेंस। पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। किया है ना? चलिए आइए ओपन होने दीजिए। साइंस की बुक है बताइए। तो देखिए हम लोगों को ये पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बोलते हैं इसे? रेडॉक्स। रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। ठीक है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो और कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना दे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक कंपाउंड सब्सटेंस है A और दूसरा सब्सटेंस है B और दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिए?
ए बी। अब ये रिएक्शन है तो आप लोग को मालूम है कि अगर कोई रिएक्शन है तो ए की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, बी की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, इन दोनों से कंबाइन होकर जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी ना। कोई भी हर रिएक्शन में वही होगा। यहाँ पर देखिए H2O2 के साथ मिला वाटर बना दिया, मैंने समझाया था। ये है एमाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला, क्या बना, एमोनियम क्लोराइड। क्या बना, एमोनियम क्लोराइड बना ना। तो देख रहे हैं आप लोग, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, और ये दोनों सब्सटेंस कंबाइन हुए और एक नया सब्सटेंस बना। कोई डाउट? तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आता है, एक कोई रिएक्शन दे देगा और उस रिएक्शन में पूछेगा कि बताइए इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब कौन सा रिएक्शन है आपको बताना हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एग्जांपल है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज हुआ। क्या हुआ? हीट रिलीज। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि कोई एक सब्सटेंस है AB और वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, लिखा होगा देखो, और रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, इसमें टू फॉर्म टू और मोर देन प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना ले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बोला कि बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर कोई एक सब्सटेंस जो है ब्रेक हो रहा है टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको ब्रेक होने की कोई वजह होनी चाहिए। तो ये वजह है क्या, हीट। कौन वजह है, पहला हीट। कि अगर कोई सब्सटेंस है उसको हम हीट देते हैं, तो हीट देने पर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए आयरन सल्फेट है FeSO4 है ना बेटा, हमने हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, और Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, बना, ब्रेक हो गया, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जरूरी नहीं कि दो, हमने शुरू में ही बोला कि जब कोई एक सब्सटेंस टू या मोर देन टू सब्सटेंस में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए मैंने इस एग्जांपल को बताया था आप लोगों को कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट दिया गया, क्या दिया गया, हीट दिया गया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में? नहीं आया? तो ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है ना। ये सब एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है, इस पर आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड लाइन। क्या बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। दीवार में जो चूना होता है ना, है उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब क्या दिया है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसमें चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 डे ऑफ द व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग करने के बाद, चूना करने के बाद 2 दिन 3 दिन तक छोड़ देते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3 is formed after white washing। H क्यों बना लेता है, क्यों बना लेता है, H कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस जो है, वो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लेट है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है। नहीं सुन रहे इस क्या, कि देखो यहाँ पर दिया गया है, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, है ये क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है ना, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया, तो हाँ, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम
कार्बोनेट का पतला सा लेयर बनाता है, जिसके चलते जो है दीवार हमारी क्या होने लगती है, चमकने लगती है, शाइनिंग अपीयरेंस उसमें आ जाती है। ठीक है, अब बोलता है कि कोई एक सब्सटेंस है, यहाँ में क्या बोलता है कि कोई एक सब्सटेंस है X, कोई एक सब्सटेंस है X, जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई प्रोडक्ट देता है Y और वाटर। तो आप बताइए कि वो X और Y सब्सटेंस क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, नहीं समझ में? तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। तो अब आप बताएंगे कि X जो सब्सटेंस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और Y जो सब्सटेंस है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है ना। ये भी पूछता है कि क्यों जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ, हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ स्लोली रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है ना। इसलिए जो है वो क्या होता है, हार्ड भी हो जाता है और शाइनिंग अपीयरेंस शो करता है। समझ में आया? नहीं आया? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर है कि हम कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। क्या सप्लाई करें? और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से जो है क्या हो जाए, वो रिएक्शन जो है दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए ना, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। चलिए देख लीजिए डिफिनेशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मतलब कोई एक सब्सटेंस टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होगा। तो कह रहा है कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के चलते हो, इसके चलते हो, ठीक है ना, उसका वजह कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। जैसे H2O को अगर हम H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, तो H2 प्लस O2 में कन्वर्ट स्प्लिट हो जाता है। किसमें स्प्लिट हो जाता है? H2 प्लस O2 में। अगर हम NaCl में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो Na प्लस Cl माइनस मतलब Na प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। तो हो रहा है ब्रेक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेक्स्ट है बेटा फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, ठीक है ना। तो लाइट अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? लाइट पास करने की वजह से, या रे गिरा रहे हैं, जैसे सन की रे उस पर गिर रही हो और उसके चलते क्या हो रहा हो, स्प्लिट हो रहा हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक या फोटोकेमिकल। क्लियर है? इसमें ये जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जब AgCl इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये AgCl अगर हम AgCl को मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, सॉरी सनलाइट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मतलब लाइट सप्लाई करते हैं, तब वो Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ये स्प्लिट हो गया Ag और Cl2, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ठीक है ना। ये क्यों बोलेगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है ना जिसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है? फोटोग्राफी में तो आप बताएंगे AgCl, ठीक है ना। और बोलेगा अगर रिएक्शन लिखने के लिए तो आप लोग लिखेंगे कि AgCl जब रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, किसके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? Ag प्लस Cl2, ठीक है ना। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। फिर उसी तरह से ये ब्रोमाइड है। क्या है? ब्रोमाइड है, ठीक है ना। जब ये सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा तो Ag और Br में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इससे पहले एक जो है रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैटेलिटिक। क्या? कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन REACTION रिएक्शन। मतलब जो है ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट के चलते हो। किसके चलते हो? कैटलिस्ट के चलते। कैटलिस्ट बहुत सारे होते हैं, आयरन, मोलिब्डेनम, ठीक है ना, कॉपर,
बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन करा देगा ना, लेकिन वो अपने इन्वॉल्व नहीं हो, समझ में आया ना? कोई रिएक्शन हो जाएगा, मतलब दो लोगों के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई करवा दिया, मार झगड़ा करवा दिया, लेकिन वो दोनों लोगों को पता नहीं चला कि लड़ाई झगड़ा हुआ किसके वजह से, ये ना वो अपना अलग ही क्या है साइड में खड़ा है और मजा ले रहा है, बात समझ आ रहा है ना? तो उस सब्सटेंस को जो जो वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कैटलिस्ट कहेंगे, क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट है ना? और जो वो जो कराया क्या लड़ाई झगड़ा, वो रिएक्शन हुआ ना, कराया तभी तो ऐसा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटेलिटिक रिएक्शन, उसे क्या बोलेंगे? रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होता है, ठीक है ना? बोला है कि द डिकम्पोजिशन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई हम लोग खा रहे हैं, वो खा रहे हैं दाल भात जो भी घर में यूज भोजन कर रहे हैं, वो भोजन क्या हो जा रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है ना? व्हेन वी ईट फूड लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, देन द स्टार्च प्रेजेंट इन ये स्टार्च प्रेजेंट in them decompose to give a simple sugar like glucose in the body and protein decompose to form amino acid. प्रोटीन ब्रेक होकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो शुगर है वो, और जो क्या है व्हीट, राइस, पोटैटो ये सब है, वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? आप लोग ये याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है? तो लिखेंगे यस, अगर होता है तो कैसे होता है आप बताइए, तो आप लोग बताएंगे कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है ना? और जो प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो इम्यूनो एसिड में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट? आइए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बुक नहीं लाए? कोई नहीं लाए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें मैंने बताया कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। अब ये समझो कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, जैसे ए बी एक कंपाउंड है और ये एक सब्सटेंस है सी, ये जो कंपाउंड है वो हमेशा एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है? पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है। और ये जो है अकेले है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव होता है वो मैक्सिमम मेटल होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है? मेटल होता है। और जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। अब जरा देखो कि ये जो सी है वो मोर रिएक्टिव है। क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे? ए से। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन सी जो है ज्यादा रिएक्टिव है। सी क्या करेगा? ए को डिस्प्लेस कर देगा। सी क्या करेगा? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव मतलब ताकतवर है। क्या है? ताकतवर है। तो ये एक को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? Cb प्लस ए। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना? देखो बेटा, अगर ये जिंक है, ये क्या है? जिंक है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है कॉपर से क्या करेगा? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह पर कौन आ गया? जिंक ZnSO4 प्लस CO, CO उसके प्लेस पे आ गया ना? है? तो इसके लिए आप लोगों को एक सीरीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना? इस सीरीज को याद होना चाहिए, ठीक है ना? आप लोग लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिएगा, जो याद होना चाहिए। एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, किसके साथ रिएक्ट किया? आयरन के साथ, ठीक है ना? आयरन के साथ रिएक्ट किया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन इसे जिंक से, कॉपर से ना ज्यादा रिएक्टिव है। क्या करेगा? आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस CO।
समझ में आया? नहीं आया? अब एक कंडीशन ऐसा है कि ए भी एक कंपाउंड है और ये सी के साथ रिएक्ट किया, ये प्लस है और ये प्लस। अब ये जो है लेस रिएक्टिव है, क्या है? और ये मोर रिएक्टिव है, किससे? सी से। क्या करेगा ये सी जो है इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो रिएक्टिविटी सीधी जब तुमको याद रहेगी तभी तुम बता पाओगे कि ये सी इसको रिएक्ट कर पाएगा कि अगर ये एग्जाम में यही देगा क्वेश्चन, देखो इसी तरह का क्वेश्चन देगा और बताए बोलेगा कि बताओ क्या रिएक्ट करेगा, तो तुम लोग फर्स्ट से क्या करोगे? सी को ए की जगह पर कर दोगे और बी को ए को उसकी जगह पर कर दोगे ना, तुरंत 0 बटा 100 नंबर मिल जाएगा। नहीं समझे? तो क्या करना होगा, क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। इस केस में रिएक्शन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? रिएक्शन तब होता है जब वो डिस्प्लेस कर पाता नहीं ना, इसीलिए बोले कि रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आ गया? अभी बता देंगे, ठीक है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो। क्या हो? आप समझिए एक्सचेंज ऑफ आयन क्या है। हमने ए बी कंपाउंड लिया तो एक प्लस है और एक मतलब एक केटायन है और एक एनायन। कोई डाउट है? नहीं। एक दूसरा कंपाउंड लिया सी डी जिसमें ये प्लस है और ये मतलब एक केटायन है और एक एनायन है। दोनों रिएक्ट किया, दोनों रिएक्ट किया। अब हमने डिफिनेशन क्या, छोटा सा डिफिनेशन बोला कि द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आयन का क्या हो? एक्सचेंज हो। क्या हो? मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ हो जाए। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसीलिए जो है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक टॉपिक आ गई रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद नहीं रहेगा वो रिएक्शन कर नहीं पाएगा। बात समझ आया ना? और यहाँ पर क्या है, दो कंपाउंड दिया है तो कर देना है, कुछ भी नहीं। जैसे दे दिया कि ZnSO4 प्लस CuCl2, CuCl रिएक्ट करके बताओ क्या होगा। तो ये Zn प्लस है, SO4 माइनस है, Cu प्लस है, Cl2। अब इसका प्लस Zn जो है Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बना लेगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो CuSO4 बना लेगा। तो इसमें हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं? हाँ, लेकिन गलत नहीं कर दोगे। जैसे दे दिया गया कि MgCl2 gives NaSO4, Na2SO4, Na2। तो जब रिएक्ट करोगे तो रिएक्शन के बाद ये तो क्लियर हो गया कि Mg सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, Mg सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन तुमको याद होना चाहिए इसकी वैलेंसी ना, इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? कल लिखे हो? हाँ, तो वैलेंसी याद रहेगा तब ये बनाओगे, नहीं तो लिख दोगे Na2Cl2 तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा? पहले तुमको देखना होगा कि MgSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Mg की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर MgSO4 बन गया। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि Na की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अगर Na2Cl2 लिखोगे तो नंबर वही मिलेगा, 0 बेटा। समझ आ गया? समझ में आया? नहीं आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया? आ गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड दे accompanied by the formation of precipitate। ठीक है ना? क्या बनता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं होता है। बहुत कुछ सॉल्युबल हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज रह गए जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उस रिएक्शन में कुछ ऐसे रेसिड्यू बच गए ना जो क्या है? सॉल्युबल नहीं है। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। तो एक बात और याद रखिए आप लोग कि जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, कहीं ऐसे एरो दिया गया है, ऐसे नीचे कोई रिएक्शन दिया गया है, उसमें नीचे की तरफ एरो दिया गया है, इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है,
और अगर कहीं ऊपर की तरफ दिया गया है एरो तो इसका मतलब कि इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, गैस इसमें से बाहर निकल रहा है। ये दोनों बात याद रखिएगा, ठीक, समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। चलिए अब देखिए बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। BaCl2 Na2SO4, BaCl बेरियम की वैलेंसी, अब बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फेट के साथ। तो बेरियम की भी वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी तो BaSO4 हो जाएगा, क्योंकि दो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर Na2Cl2 तो होगा नहीं, Na की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो NaCl हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना। चलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन इन विच insoluble solid called precipitate is formed। insoluble ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि एक ऐसा सब्सटेंस बने जो सॉल्युबल ना हो, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेट इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन में से क्या कर सके? सेपरेट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन। प्रेसिपिटेट समझ में आ गया? प्रेसिपिटेट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो आएंगे उसको भी मैं इसी तरह आप लोग को समझाकर वीडियो भी बनाऊंगा। तो उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिया जाए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री थोड़ा सा याद करने वाला है, तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हम लोग पढ़ लिया जाए। कौन कौन सा? एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ध्यान करने वाली भी चीजें उसमें है ना, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें बहुत सारे हैं, एकदम एग्जाम में आते हैं। इसमें तो 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो बैलेंस करने के लिए आएगा, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा हमने बोला कि जो है किससे क्वेश्चन आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आ जाएगा। थर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आता है, थर्ड ऑक्सीडेशन और रिएक्शन से आता है। तो ये 3 टॉपिक है। और 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं कि क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं बिफोर बर्निंग करने से पहले, ये सब तो मान लो टॉपिक है। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन से समझ में आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो। यहाँ 2 सब्सटेंस की बात की जाएगी, ऑक्सीजन की बात की जाएगी और हाइड्रोजन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन ऐड हो, क्या हो? ऐड, और हाइड्रोजन क्या हो? रिमूव हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? The reaction in which oxygen is added to a substance and the process in which hydrogen is removed from a substance, और तीसरा the process in which substance lose electron, क्या करे? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। जैसे Na है, क्या है? Na है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या हो गया? Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। नहीं समझ में आ गया? एग्जांपल देखेंगे ज्यादा समझ। यहाँ सोडियम अकेले था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पर रिएक्टेंट में देखिए सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ मैग्नीशियम अकेले था, मैग्नीशियम के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? जैसा कि बताया, Zn है अकेले, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस चार्ज आता है, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं की है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात की गई है। यहाँ पर दोनों में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। हमने 3 डिफिनेशन बताया, एक ये बताया कि जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हमने ये बताया कि जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हमने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब समझ में आया? नहीं आया? आगे
चलो, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन, अब इसमें क्या होगा, रिडक्शन है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिमूव, और हाइड्रोजन क्या होगा, एडेड, हाइड्रोजन एडेड, ठीक है ना, एडेड। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, और द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, क्या करे, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है ना, गेन करेगा मतलब रिएक्टेंट में प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Na प्लस H2 रिएक्ट किया, NaOH नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन है नहीं तो कहां से ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है ना। Na प्लस H2 सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट बनाया करेगा तो NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड क्या बनाएगा, बनाएगा ना, Na की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बेटा यहाँ पर ये एक कंपाउंड है ना, अब इस कंपाउंड में कौन है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब हम रिएक्टेंट में गए तो इस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया ना, ब्रेक हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी, कमी थी, Zn2 प्लस है, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या किया, ये कोई जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, तो ये जो कमी थी इसकी, वो कमी क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है ना, Zn2 प्लस गायब हो गया, समझ में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो लूज करेगा वो होगा ऑक्सीडेशन और जो गेन करेगा वो होगा रिडक्शन, ये भी समझ में आ गया, कोई डाउट है, आगे आइए, रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमुल्टेनियसली, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन एक साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, दोनों होने चाहिए, तब ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी तब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे हमने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है बेटा, है ना, और यहाँ पर कॉपर के साथ कुछ नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या हुआ, ऊपर रिडक्शन हुआ नीचे ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब जरा देखो बेटा MnO2, Mn यहाँ पर मैंगनीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मैंगनीज के साथ क्या है, मतलब ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे लिखोगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन हो गया, गुड। अब जरा देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन है, क्लोरीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन है, कुछ नहीं है, नहीं है ना, ऐसे समझ लो कि क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो किसी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये भी है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों बातें हों, ऑक्सीडेशन भी हो और, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। अब जरा बताओ यहाँ पर कॉपर क्या किया, रिडक्शन किया, कॉपर क्या किया, तो बस इतना याद रखो कि जो रिडक्शन करेगा
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो रिडक्शन करेगा वो, तो कौन यहाँ पर रिडक्शन किया? कॉपर। तो कॉपर क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसा में और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? समझ में आया बेटा? और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है? और सब्सटेंस व्हिच गेट हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? इट आइदर गिव ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन देगा, या रिमूव हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन रिमूव करेगा, या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तीनों काम कर सकता है। ठीक है ना? समझ में आया? क्या समझ में आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? ऑक्सीजन देगा, रिमूव हाइड्रोजन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है, और सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन करने में मदद करे, ठीक है ना, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। चलो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम लोग पढ़े हो पहले भी, क्लास 8 में भी पढ़े हो ना, कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे और क्या दे? सॉल्ट और वाटर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे NaOH बेस है बेटा, NaOH क्या है? और HNO3 क्या है? एसिड है, नाइट्रिक एसिड। क्या है? और दोनों रिएक्ट किए, क्या बनाए? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और वाटर बनाए ना। NaOH क्या है? बेस। HCl क्या है? एसिड। रिएक्ट किए, NaCl बनाया। NaCl क्या है? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है ना। जब एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें से हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो? बाहर निकले, एक्सो बाहर, इंडो मतलब अंदर आए। ठीक है ना? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो। क्या हो? एब्जॉर्ब हो, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। यह देखिए इसमें ये CH4 है, O2 के साथ रिएक्ट किया, CO2 बनाया, H2 बनाया, और हीट क्या हुआ? रिलीज हुआ। हीट क्या हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और हीट क्या हुआ? रिलीज हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगा। तो जरा देखिए एब्जॉर्ब का, देखिए HGO के साथ हीट क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। ऐसा है ना? नहीं है, नहीं है, आ गया। क्या बना? Hg+O2। यहाँ भी देखिए हीट एब्जॉर्ब होगा, मतलब रिएक्टेंट में एब्जॉर्ब होगा, और रिलीज होगा तो कहाँ होगा? प्रोडक्ट में होगा। कहाँ होगा? इतना समझो। समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिया होगा कि रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑकरिंग इन आवर बॉडी। रिस्पिरेशन जो है, श्वसन, रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रोसेस को हम लोग रिस्पिरेशन बोलते हैं, वो एक क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ठीक है, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछता है कि व्हाई रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों रिस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए वी रिक्वायर एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। एनर्जी की मतलब भोजन की, भोजन से ही हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। एनी डाउट? फूड जनरली कंटेन कार्बोहाइड्रेट। फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। These carbohydrates are broken down into to form glucose। मैंने पहले ही बताया था कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। This glucose combined with oxygen in the cell in our body and provides energy। ये जो ग्लूकोज है वो हमारे बॉडी के सेल के साथ कंबाइन होता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। This whole process is called respiration। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? और it evident that heat is released in the form of energy। और हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो हम लोग की सांस होती है वो गर्म होती है ना, मतलब हीट हमारे बॉडी से क्या होता है? रिलीज। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है बेटा वो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। जब ये ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है करोजन और डेंसिटी, जो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ, मे भी एग्जाम में आ जाए। क्योंकि करोजन फिर से पढ़ना है आप लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल में, लेकिन डेंसिटी नहीं पढ़ना है। तो करोजन एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो मेटल है, बस आज समझ लो उसको ना, लिखने की जरूरत नहीं है। करोजन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो मेटल है, मेटल मतलब समझ गए, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक ना, ये सब जो मेटल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते हैं, केमिकल के प्रेजेंस में आते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। उनके साथ आकर क्या कर देते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करने लगते हैं। देखे हो, लोहा को जो है हम सब परत देंगे तो वो जो है धीरे धीरे ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है ना। तो when metal are eaten up, देखो इसका छोटा सा डिफिनेशन है कि when metal are eaten up gradually by the action of air, moisture and chemical present in the atmosphere, ठीक है ना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकल प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में मेटल आने की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, धीरे धीरे लूज करता है, क्या करता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन, क्या बोलते हैं, करोजन। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि जब कोई मेटल एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, केमिकल के प्रेजेंस में आता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे क्या करता है, लूज करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग करोजन बोलते हैं। जब ये करोजन मेटल के साथ हो, सॉरी आयरन के साथ हो, जब ये करोजन प्रोसेस जो है आयरन के साथ हो, केवल आयरन के साथ, तो उसे हम रस्टिंग करते हैं, रस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं। जो उसमें से जब देखोगे ना कि जब हमको घर में पेंटिंग करना होता है तो पहले बालू कागज से क्या किया जाता है, तो ब्राउन कलर का जो निकलता है, रब करोगे तो ब्राउन कलर का निकलेगा ना, वो रस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है। और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हुआ कि जो है हम करोजन से कैसे बचें, करोजन से तो पेंटिंग करके, लोग अपने घर में जो खिड़की, अलमारी, दरवाजा होता है उसको क्या करते हैं, ग्रीसिंग करके, क्या करके, चैन जब जाओगे तो जो है, जब तुम्हारा चैन ढीला हो जाता है तो वो टाइट करके ग्रीसिंग लगाता है कि नहीं, कि स्मूथ चलने लगे, नहीं समझ में आया। एलॉइंग करके, एलॉइंग क्या होता है, तो क्या करना, दो अलग अलग, एक हाई क्वालिटी मेटल और एक लो क्वालिटी मेटल को मिला देना, क्या करना, मिला देना, ठीक है ना। तो एलॉइंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, क्या करके, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जब किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, किसी कोटिंग, जिंक जो है जल्दी रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। फिर एक आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या करते बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ लो ये है कि जब हम इंफीरियर मेटल पे सुपीरियर मेटल की कोटिंग करते हैं, नहीं समझे, लो क्वालिटी मेटल है जिसकी जरूरत है लगाने की ना, मतलब वो जरूरी है, अब वो जल्दी खराब हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें हम हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी जो जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, उसको कोटिंग करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बोलते हैं। नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो करोजन के लिए दो चीज नेसेसरी है, एयर एंड वाटर। एयर नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा तो करोजन नहीं होगा। कैसे बचे ये समझ में आ गया। अब एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा खाने वाला आइटम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर छोड़ दिया जाए, खाना बनाकर दाल चावल जो भी है उसको हम छोड़ दिए खुला, फ्रिज में नहीं रखे, तो वो सुबह में रखोगे शाम तक जो है उसमें गंध आ जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, हो जाता है ना। इसी में फ्रिज आया, अगर भोजन 4 दिन 5 दिन तक रखा जाता खराब नहीं होता, तो फ्रिज की कोई जरूरत नहीं थी। फ्रिज आने का वजह यही है, नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो भोजन है वो धीरे धीरे एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आने की वजह से क्या होने लगता है, अपना टेस्ट और अपना स्मेल दोनों ही चेंज कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग खा नहीं पाते हैं।
ठीक है ना। तो इसके लिए भी है कि हम क्या करें इससे बचने के लिए, तो हम भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखें, मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर पास ना हो। इसीलिए पहले के जमाने में जो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, जब रोटी बनता था तो एक रोटी रखने वाला आता था, डब्बा टाइप का आता था ना, उसमें पैक करके रख दिया जाता था, तो जल्दी खराब नहीं होता था, ठीक है ना। अब तो फ्रीज में रख दो आइटम को, रेफ्रिजरेट है कि नहीं, रेफ्रिजरेटर में रख दो, खराब नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट का यूज करो, किसका यूज करो, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो क्या नहीं करने देते हैं, हमारे फूड मटेरियल को खराब नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पहले पूछता था कि जो हमारा ये चिप्स कुरकुरे है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है और क्यों भरा जाता है ना, तो उसका आंसर यही है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देखो अगर चिप्स का पॉकेट खोलोगे तो चिप्स लगेगा कि बहुत भरा हुआ है, और जैसे खोलोगे तो उसमें से हवा निकल जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जो कि बहुत मतलब नॉन रिएक्टिव गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो समझ में आया इतनी बातें, इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समझ में आ गया चैप्टर, ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कराएंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट्स आप लोग लिख लीजिए अच्छे से और कॉपी करा लीजिए।